देखिए वेक्टर के बारे में थोड़ी बात की थी हमने, अब आज उसके आगे कुछ और बात करते हैं। चैप्टर का नाम था वेक्टर। चैप्टर का क्या नाम था? वो था वेक्टर। ठीक, वेक्टर के बारे में हमने ये बताया था कि वेक्टर जो होता है उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। अगर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, दोनों है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो वेक्टर हो, और अगर वो वेक्टर है तो उसको वेक्टर अलजेब्रा के रूलों को फॉलो करना चाहिए। जैसे वेक्टर एडिशन है, वेक्टर सबट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें जो रूल हैं वेक्टर के उसे वो फॉलो करे तभी वेक्टर है। जैसे अगर हम कहें कि देखिए ये एक एम मास की कोई बॉडी थी, ब्लॉक था एम मास का, वो कहीं रखा हुआ था, मान लीजिए इसके ऊपर हमने कहा कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक 10 न्यूटन का फोर्स और लग रहा है, दो फोर्स F1 F2 10 न्यूटन के लगाए जा रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर। बताइए उनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा? ठीक है, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे डिटेल में 11th क्लास में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वेक्टर को समझाने के लिए एग्जांपल लेना बड़ा ज़रूरी है। तो इस ब्लॉक के ऊपर अगर हमने दो फोर्स लगाए तो इनका एक्सेलरेशन फाइंड करना, फाइंड द एक्सेलरेशन। अगर इसको हम ऐसे देखें कि ये ब्लॉक था, उसके एम मास का था, उसके ऊपर फोर्स लगे थे दो, तो फोर्स की अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो पूरा मैग्नीट्यूड फोर्स का बदल जाएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन इतनी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ डायरेक्शन वहाँ लगभग वेक्टर, ठीक, पूरी तरह से 99% वेक्टर है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि ये डायरेक्शन हम ऐसे ले लें, एक फोर्स दूसरे फोर्स, ये F1 लगा, ये F2 लगा, तो दोनों जब 10 न्यूटन के लगे, लेकिन ये बॉडी कहीं गई तो है नहीं, तो ना तो वर्क डन हुआ और इसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, क्योंकि ये जिस प्लेन पर रखी हुई है वहाँ से इसका मूवमेंट नहीं हुआ। तो हमने ये कहा कि एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो है। डायरेक्शन का कमाल देखिए। दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि एम मास की बॉडी थी, इस पर फोर्स इधर लगाया, ये फोर्स इधर लगाया, इसको नाम दिया F1 = 10 न्यूटन और F2 = 10 न्यूटन। तो बताइए ब्लॉक किधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, यानी कि फोर्स जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो है, यानी कि F एक्सटर्नल ज़ीरो। तो जब F ही ज़ीरो है तो A नेट क्या हो जाएगा? वो भी ज़ीरो हो जाएगा। इसको नेट कहें, एक्सेलरेशन कहें। तो यानी कि एक्चुअली आप जानते हैं कि फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटी दोनों होती हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन = फोर्स अपॉन मास। ये देखिए, तो जब फोर्स ही ज़ीरो है तो पूरा एक्सेलरेशन ज़ीरो। ये बात समझ में आती है? यानी कि डायरेक्शन की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे वेक्टर में। वेक्टर हम डायरेक्शन के लिए पढ़ते ही हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब देखिए अगर हम ये कहें कि वेक्टर में कुछ बातें और करें, जैसे हमने कहा कि वेक्टर होता क्या है, तो जैसे हमने कहा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, वो ऐसे छोटे से तीर के द्वारा, ठीक है। एक्चुअल में ये जो छोटा तीर किसी ऐसे करके अल्फ़ाबेट के ऊपर लिखा जाता है तो ये पूरा का पूरा वेक्टर कहलाता है। लेकिन एक्चुअल में इस वेक्टर में दो चीज़ें होती थी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा इसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कोई भी वेक्टर होता है तो वो तीर की लंबाई ही बताता है। ये जो पूरा एरो है, इसकी ये जो लंबाई है, ये पूरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। जैसे ये छोटा वेक्टर छोटा मैग्नीट्यूड, कम मैग्नीट्यूड ज़्यादा मैग्नीट्यूड। अगर ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कम फोर्स, ये ज़्यादा फोर्स, लार्ज फोर्स, स्मॉल फोर्स। तो ये जो वेक्टर होते हैं वो तीर से एक्चुअली में इनके मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो वेक्टर अगर है, जैसे मान लिया ये ए वेक्टर, ए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी डायरेक्शन को। हमने यहाँ पर ए कैप से उसकी डायरेक्शन दिखाई। एक्चुअली ये क्या होता है? ये होता है यूनिट वेक्टर।
कभी भी हम कहीं पर भी किसी मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन ऐड करना चाहेंगे तो उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन को ही बताता है यूनिट वेक्टर। ठीक, यूनिट वेक्टर इसका नाम हम आगे पढ़ेंगे भी बहुत डिटेल में, यूनिट वेक्टर कैसे क्या है। तो इसको हमने यूनिट वेक्टर का नाम दे दिया। एक्चुअली में इस यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है और डायरेक्शन इस रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन के या जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर ये फोर्स है, एक्सेलरेशन है, जो भी है, ये उसकी डायरेक्शन को बताएगा। ठीक, तो यानी कि मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्शन। हम मैग्नीट्यूड को हम कभी भी किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखते ही ऐसे हैं, ये देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, जैसे कोई वेक्टर अगर ये है तो इसके मैग्नीट्यूड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ऐसे 2 लाइनें खींच दीजिए, वो इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। खाली ऐसे लिख दीजिए तो भी मैग्नीट्यूड को बताएगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं तो भी ये उसका मैग्नीट्यूड बताता है। अब देखिए मैग्नीट्यूड में जब डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर आ गया, मतलब वेक्टर आ गया। ठीक, तो इसको ऐसे लिखते हैं और जो डायरेक्शन होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो जब कभी भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे डिटेल में देखेंगे। देखिए जैसे हमने कहा कि कोई वेक्टर है, अगर वो लिखा है x और x, बहुत ध्यान से देखिएगा, y प्लस z, लेकिन ये x क्या है, x किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे ये फोर्स है तो कोई फोर्स लग रहा होगा x डायरेक्शन में, तो जब x डायरेक्शन में लग रहा होगा तो उसको हम आई कैप से दिखाएंगे, आई कैप से इसको डोनेट करेंगे। y डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको हम हमेशा j कैप से दिखाएंगे और z डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है तो उसको हमेशा k कैप से दिखाएंगे। यानी कि ये उसका मैग्नीट्यूड है जिस भी डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा था। जैसे x एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड x, y एक्सिस में लग रहा था तो y, z में लग रहा था z, और ये डायरेक्शन बताएगी x y z की। इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर x y z। अभी हम ऑर्थोगोनल वेक्टर आगे चल के पढ़ेंगे, आई जे की क्या है और डिटेल में इसका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सब कुछ देखेंगे। वेक्टर के प्रोडक्ट देखेंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में आएगा उसका डिवीज़न, तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर का, हम उसको डिटेल में देखते हैं। तो जैसे अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि मैग्नीट्यूड के लिए हमने अभी आपसे कहा कि ये जो वेक्टर होता है उसको ऐसे कर दीजिए, मन करे तो ये लगाइए एरो, मन करे मत लगाइए, आपकी मर्जी। वो लगा दीजिए तो अच्छी बात है क्योंकि वो बताएगा कि इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर आप झटके में हैं, जल्दी में हैं, कहीं जा रहे हैं तो मत लगाइए, क्या दिक्कत है। आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए। आई जे के 3 एक्सिस होती हैं हमारे पास, जो बेसिक डायरेक्शन एक्सिस जो होती हैं बेसिक डायरेक्शन बताने के लिए वो एक्स वाई और जेड होती हैं, उसको हम आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक, देखेंगे तो देखिए आई का कोफिशिएंट जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और जो जे का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर कर दीजिए, और जो के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए। और इसके साथ एक काम करना मत भूलिए, रूट ले लीजिए, तो ये बताएगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का एक हमारे पास बहुत ही अच्छा सा फार्मूला बन गया। ठीक, इसको आप देखिए। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में जैसे हमने कहा कि कोई भी फोर्स है, जैसे कोई फोर्स है उसको हमने रिप्रेजेंट किया 2i कैप, यानी कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स था, नेट फोर्स था, तो x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग रहा था उसका मैग्नीट्यूड था 2 न्यूटन। ठीक, प्लस में हमने कहा कि ये जे डायरेक्शन में, यानी कि वाई डायरेक्शन में, ये जे वाई डायरेक्शन, वाई की डायरेक्शन को जे से, जे कैप से हम डिनोट करते हैं, 3 न्यूटन था। और उसके बाद हमने कहा कि जो जेड डायरेक्शन थी उसमें के डायरेक्शन, यानी कि जे डायरेक्शन में के यूनिट वेक्टर था, उसका कोफिशिएंट 4। तो इसका हमको मैग्नीट्यूड, अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड इसको समझिएगा, और ये नहीं कि मैग्नीट्यूड की जगह पर कुछ और एटीट्यूड सुन लिया, तो बहुत एटीट्यूड में ना रहिए, इसको बहुत कायदे से देखिए। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। एक चीज़ बता दे रहे हैं,
और हमेशा इसको देखते रहिएगा, ये लगाइए या ना लगाइए कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन इसका स्क्वायर आपको करना ही पड़ेगा। हम टाइम दे रहे हैं आपके लिए तो आपको देखना ही चाहिए, और जब आप देखेंगे तो क्लियर होगा। फिर आप शेयर करने से थोड़ी ना रुकेंगे, आप शेयर भी करेंगे जो आपके लोग होंगे जिनको आप चाहते हैं। तो ये क्या बन गया आप ही बताइए, 16 रिजल्टेंट। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 + 4 13 और 16 कितना हो गया, नहीं आता है, जोड़ दीजिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही होगा ना, 6 3 9 2 2 29। तो ये जो चीज़ें हुई ये 29 हो गया। अगर ये फोर्स था तो मैग्नीट्यूड तो 29 रूट में हुआ, यूनिट आ गया न्यूटन। कौन बहुत बड़ी समस्या है, इसमें आपको झेलनी पड़ेंगी, कुछ नहीं, ठीक। अब आगे हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसको देखिएगा, आगे है टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलिए देखते हैं, हम आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर बताते हैं। कुल टोटल लगभग हम आपको 12 टाइप बताएंगे, 12 प्रकार के वेक्टर के जो टाइप्स होते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला है इक्वल वेक्टर, दूसरा है अपोजिट वेक्टर, तीसरा है पैरेलल वेक्टर, चौथा है एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, जिसके दो चीज़ें आप जान जाइए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम इक्वल हो गया। इक्वल वेक्टर में हम कहेंगे ऐसा वेक्टर, दोज वेक्टर हु हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये हमारे पास इक्वल वेक्टर हो गए। तो सेम मैग्नीट्यूड, ये देखिएगा सेम मैग्नीट्यूड, हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक, और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो गए तो ये हो गया इक्वल वेक्टर। डायरेक्शन सेम कैसे, जैसे हमने कहा कि ये एक तीर की लंबाई थी जिसको हमने ए वेक्टर का नाम दिया, और एक ये तीर की लंबाई थी जिसको हमने वी वेक्टर का नाम लिया। यानी कि ए और वी वेक्टर का जो तीर की लंबाई थी, यानी कि मैग्नीट्यूड जो था वो सेम है, ठीक, और डायरेक्शन भी सेम है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में आ जाइए। अपोजिट वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड मतलब तीर की लंबाई सेम, डायरेक्शन एक को पलट दीजिए, दैट इज नोन एज अपोजिट वेक्टर। देखिए इसको हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपोजिट वेक्टर क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम हो बट अपोजिट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, OPPOSITE, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। यानी कि एक वेक्टर बनाया, दूसरा वेक्टर ऐसे करके ऐसे बनाया। हमने कहा कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये लीजिए, मैथमेटिकली सेम कर दिया। अब बनाइए तीर बड़ा छोटा, कोई मतलब नहीं है, मैथमेटिकली लिख दिया। लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, यानी कि अपोजिट वेक्टर हम कहेंगे जब ये डायरेक्शन बिल्कुल निगेटिव में होगी। इसको हम निगेटिव वेक्टर के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। ऐसा है इक्वल, ऐसा है एंटी अपोजिट। समझ में बात आई। अब देखिए पैरेलल और एंटी पैरेलल को एक साथ देख लेते हैं। पैरेलल और इक्वल लगेगा अभी आपको सेम है, बहुत हद तक सेम है, जो डिफरेंस है वो हम बता देते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड ज़रूरी नहीं है इक्वल होना, ठीक। यहाँ पर जैसे पैरेलल वेक्टर है तो ये डायरेक्शन तो सेम होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम अगर हो गया तो वो इक्वल वेक्टर बन गया। तो पैरेलल वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम हम नहीं बनाएंगे। जैसे अगर हमने कहा एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है,
तो ये पैरेलल वेक्टर हो गए। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, तीर की लेंथ जो है दोनों में अलग अलग है, डिफरेंट लेंथ है, यानी कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बस क्या है कि डायरेक्शन सेम है। यानी कि इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में डिफरेंस क्या हुआ? तो ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर। वाइसे वर्सा ट्रू नहीं है। यानी कि अगर इसकी लेंथ बराबर कर देंगे, ये देखिए अगर लेंथ हमने इसको छोटा कर दिया तो यही तो बन गया इक्वल वेक्टर, इसमें डिफरेंस क्या रह गया? कुछ नहीं। तो ये चीज़ लंबा करेंगे तब ये बन जाएगा पैरेलल वेक्टर। ठीक, अब ये पैरेलल है, इक्वल नहीं है। ठीक, तो ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। तो एक छोटा सा भी नोट हम लोग यहाँ नीचे लिख लेंगे, पहले इसको समझ लीजिए एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर की अगर हम बात करें सॉरी, एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम नहीं रखते हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट जरूर रखते हैं। ना तो यहाँ पर डायरेक्शन सेम, ना तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम। ठीक, तो यहाँ पर अपोजिट बिल्कुल डायरेक्शन होना चाहिए, सेम नहीं होने का मतलब अपोजिट होना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कहा कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। सेम ना होने का मतलब आप ऐसे तिरछा ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, तो ये अब एंटी पैरेलल नहीं रह जाएगा। पैरेलल के एंटी होना चाहिए, पैरेलल है तो एंटी होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल अपोजिट। देखिए एंटी पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है। अगर कहीं गलती से हमने दोनों को सेम बना दिया तो यही तो अपोजिट वेक्टर हो जाएगा। तो यानी कि ऑल अपोजिट वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर, बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर आर नॉट अपोजिट वेक्टर, यानी कि वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। तो देखिएगा छोटा सा नोट लिख रहे हैं। नोट में हमने लिखा कि ऑल इक्वल वेक्टर, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर। अब देखिएगा दूसरा नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 में ऑल अपोजिट वेक्टर्स all opposite vectors are anti-parallel vector, but all anti-parallel vectors are not opposite vector। ये चीज़ हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अब अगला 9वां 10वां और 11वां, अभी एक वेक्टर और बच रहा है, उसको बाद में देखते हैं। यूनिट वेक्टर के बारे में डिटेल में कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए जीरो वेक्टर का नाम नल वेक्टर होता है। देखिए जीरो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है लेकिन उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, लेकिन हमको पता है नहीं, अनस्पेसिफाइड है, मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अरे जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जाहिर सी बात है अनस्पेसिफाइड होनी चाहिए डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। हम बता है डायरेक्शन ऐसी चीज़ जिसे हम बता नहीं पा रहे हैं, अनस्पेसिफाइड मतलब डायरेक्शन है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड जीरो डायरेक्शन अनस्पेसिफाइड, तो उसे हम कहेंगे जीरो और नल वेक्टर। कैसे? जैसे मान लो हमने कहा कि एक कोई वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 10, डायरेक्शन बताया उसने आई कैप। दूसरा कोई वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड है 10, डायरेक्शन बताया गया माइनस आई, अपोजिट बिल्कुल सेंस, एक इधर तो एक इधर। यानी कि अगर हमने इनका रिजल्टेंट लेना चाहा सी, तो हमने कहा कि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हुए वेक्टर के रिजल्टेंट प्राप्त करते हैं। तो जब ऑप्टेंड हमने किया तो हमने पाया वेक्टर अलजेब्रा को जब हमने फॉलो किया तो हमने पाया कि ये बिल्कुल अपोजिट थे। तो एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, मैग्नीट्यूड सेम, तो दोनों ने कैंसिल किया, रिजल्टेंट आ गया हमारे पास जीरो। ये जो रिजल्टेंट जीरो है ये कैसे आया? क्योंकि अपोजिट थे। अरे एक आई डायरेक्शन में 10 आई और दूसरा -10 आई। अब हमने यहाँ निगेटिव नहीं लगाया क्योंकि डायरेक्शन निगेटिव क्या बता रहा था, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। मतलब इसके पहले अगर हमने डायरेक्शन को हटाया होगा तो यहाँ निगेटिव लगाना पड़ेगा। अब इसने डायरेक्शन ही जब हमने बदल दिया तो यहाँ 10 हमने लिख दिया। अब ये इसने क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। लेकिन इसके ऊपर हम वेक्टर लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ नल वेक्टर। जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहलाता है। यानी कि जब मैग्नीट्यूड जीरो है कोई डायरेक्शन होगी, इसकी ज़रूर होगी, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हुए आया है। जब कभी भी वेक्टर अलजेब्रा फॉलो होगा तो उसकी वेक्टर के अकॉर्डिंग ही हम उसका रिजल्ट देंगे, यानी कि वो वेक्टर होगा, यानी कि वो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। माना मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन कोई डायरेक्शन तो है ही है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास जीरो और नल वेक्टर, ठीक है। इसे हम अगर मैथमेटिकली आप जो कह रहे हैं सॉल्व भी करें तो रिजल्टेंट इक्वल टू 10 - 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर तो होना ही चाहिए, तो ये नल वेक्टर कहलाएगा। अब आइए बेस वेक्टर की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो बेस वेक्टर होता है वो जनरली बेस वेक्टर हम कहते किसको हैं, तो देखिएगा ये जो हमारे पास ये जो एक्सिसें होती हैं, ये जो एक्सिस है ये कहलाता है एक्स एक्सिस, ये कहलाता है वाई एक्सिस और ये कहलाता है जेड एक्सिस। देखो ये दो एक्सिस कोई भी एक प्लेन में होती हैं। ये प्लेन है, एक्स है, ये वाई है, ऊपर जेड नीचे माइनस जेड, मतलब ऊपर के नीचे माइनस के, मतलब जेड का उल्टा माइनस जेड। यानी कि अगर आपको ऐसा कोई वेक्टर दिया हो तो इसकी जो एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन बताता है वो बताता है आई कैप, और ये जो जेड में बताता है ये होता है जे कैप, और ये जो वाई एक्सिस बताता है ये होता है के कैप। तो के जो वाई में है तो निगेटिव वाई में माइनस के हो जाएगा, एक्स उधर है तो निगेटिव में माइनस आई हो जाएगा, डायरेक्शन तो आई जे बताएगा ना, तो माइनस के। जो जेड है उसकी ये जेड बाहर निकला हुआ है, ये वाला ये जो पूरे इधर दिखाया गया है एक्चुअली में ये ऐसे है, तो उसके पीछे माइनस जे हो जाएगा। ये जो आई जे के है एक्स वाई और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअली यही हमारे बेस वेक्टर है, आई जे और के। ये जो कैप में लिखे हैं इनका मैग्नीट्यूड 1, ये एक तरह से यूनिट वेक्टर हमने रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक। अब आते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? एक्सियल वेक्टर वो होते हैं कि रिप्रेजेंट वो वेक्टर जो रिप्रेजेंट्स रोटेशनल या सर्कुलर सेंस ऑफ मोशन नोन एज एक्सियल वेक्टर।
जो किसी रोटेशन या सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे वेक्टर जो ये बताते हैं कि सर्कुलर मोशन हो रहा है या रोटेशन हो रहा है, उनको हम एक्सियल वेक्टर का नाम देते हैं। और ये होते हैं हमारे पास एक्सियल वेक्टर। जैसे ओमेगा है, ये देखिए एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे होते हैं हमारे एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो ये कुछ वेक्टर हैं। अभी हमारे पास एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर, उसको हम इसके बाद पढ़ते हैं। ठीक, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग पढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए अब 12 है यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर और पढ़ लेते हैं, यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसको कहेंगे यूनिट वेक्टर। ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा 1, यानी कि यूनिटरी मेथड डालेंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। यूनिट का मतलब यूनिटी 1, ठीक, तो यानी यूनिटी यानी कि यूनिट यानी कि मैग्नीट्यूड 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और डायरेक्शन हमारी बताती है किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को, तो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन को बताए, तो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन को वो डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड उसका 1 है, ऐसा वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आई कैप, जे कैप, के कैप, कोई भी कैप आपके ऊपर कैप लगा दिया, आप यूनिट वेक्टर बन जाएंगे, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। देखिए अब जैसे मान लिया ये कोई वेक्टर था, हमने बताया था भी आपको, इसका यूनिट वेक्टर हमें बनाना है। ये कोई वेक्टर है तो यूनिट, तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, ये बता रहा कि ये इसी की डायरेक्शन में है, तो ये बन गया ये वेक्टर। तो यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना चाहे तो इसको नीचे लाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम ये बात करें कि कोई भी यूनिट वेक्टर होता है तो उसी का वेक्टर, इसका वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर अपान में इसी का मैग्नीट्यूड। ये जो लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर अपान उसका मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर अपान उसका मैग्नीट्यूड। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन, उसके मोल बटे टोटल मोल, यानी कि जिसका मोल वो रख दिए, जैसे ए बी सी 3 चीज़ें हैं किसी भी कंटेनर में ली गई हैं, ए का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो ए के मोल बटे ए बी सी के मोल, बी का मोल फ्रैक्शन बी के मोल बटे ए बी सी के मोल, यानी कि जिसका मोल बटे टोटल मोल। वैसे ही जो यूनिट वेक्टर है उसका वेक्टर अपान उसका मैग्नीट्यूड। अब एक यहाँ पर तुरंत क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा, जैसे हमने कहा यूनिट वेक्टर हमने लिखा है, ये कोई वेक्टर है जैसे 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, कुछ भी लिख देते हैं। अब हमें इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, ये वेक्टर अपान इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये हम लिखेंगे, ये हम पूरा वेक्टर लिखेंगे अपान में इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके नीचे रखेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए, अभी हमने आपको बताया मॉड कैसे निकाला जाता है, तो इन सब के कोफिशिएंट आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस नहीं करेंगे, प्लस स्क्वायर करेंगे, प्लस स्क्वायर और इसका रूट ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 4 + 9 का रूट, यानी कि यहाँ पर देखिए 8 + 9 कितने हो गए, 17, यानी कि ये हो गया हमारे पास अंडर रूट में 17। ठीक, अब हमने अंडर रूट में इसको लिख दिया 17, ये हमारे पास हो गया, क्या हो गया, ये जो ए वेक्टर था इस फॉर्म में दिया था, आई जे के फॉर्म में ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमने निकाल लिया। तो यूनिट वेक्टर ऐसे ही निकाला जाता है। अब हम वेक्टर को थोड़ा डिटेल में डायरेक्शन वगैरह समझेंगे और इसको आप कायदे से रिवीजन करिए। अभी जल्द ही अगला वीडियो, अब टाइमली वीडियो आपको मिलता रहेगा, थोड़ा सा किसी कारणवश थोड़ा देर से वीडियो आ रहा है, लेकिन अब बिल्कुल रेगुलरली आएगा। कोशिश करेंगे मॉर्निंग में 8-9 के आसपास AM में आपको एक वीडियो पर डे मिलता रहे।
और ये अनवरत चलता रहेगा। वेक्टर, कैलकुलस, फिर आगे स्ट्रेट लाइन मोशन और ये सब प्लेन मोशन, न्यूटन्स लॉ, सब कुछ पूरा क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर करेंगे बहुत आसान भाषा में। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। थैंक यू सो मच।